नमस्कार मित्रों, अपराजिता की वेदना भाग 5 में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। हम जो कह देते हैं वह शब्द होते हैं, जो नहीं कह सके वह अनुभूति, और जो कहना है फिर भी नहीं कह सकते वह मर्यादा होती है। कुछ रिश्तों की उम्र पत्तों की तरह होती है, जो सदैव हरा भरा होता है, लेकिन कुछ रिश्तों में अविश्वास की जड़ें इतनी मजबूत हो जाती है कि रिश्ते दम तोड़ देते हैं, पर पीड़ाएं मन को जरूर विचलित करती है। मनुष्य जब जन्म लेता है उसी समय अपने तकदीर और प्रारब्ध का फल भी ईश्वर से लिखवा कर ही आता है। मेरा जीवन किशोरावस्था से ही कष्टों से घिरा था। विवाह पश्चात भी सारे जतन करने के बावजूद मन का दुख कम होने के नाम ही नहीं ले रहा था। अपने दुख और कष्ट को अभी भूली भी नहीं थी कि बड़ी बेटी कुसुम, जिसकी शादी पिता के शक स्वभाव के कारण 17 वर्ष की उम्र में हो गई थी, अभी उसने इंटर में दाखिला लिया ही था, जबकि मैं अभी उसके विवाह के पक्ष में नहीं थी। मैं चाहती थी कि वह कम से कम ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर लेती। बच्चे भी पिता से डरते थे, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि गलत का विरोध कर सके। फिर भी मेरे कहने पर उसने पिता से अपने मन की बात कही। उन्होंने उसे समझा दिया, बहुत ही योग्य घर परिवार और लड़का मिल गया है, विवाह तय हो गई है और उसी तिथि में होगी। कुसुम बहुत रो रही थी, इसीलिए एक आखिरी बार मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे कहा, अजी 1 आध वर्ष रुक जाते तो बिटिया थोड़ी बड़ी और समझदार हो जाती और घर गृहस्थी संभालने के योग्य उम्र भी हो जाती। पैर पटकते हुए गुस्से में गरजते हुए मेरी तरफ बढ़े। तुम्हारी तो आदत हो गई है मेरी हर बात का विरोध करने का। विरोध नहीं कर रही हूँ जी, कुसुम भी अभी तैयार नहीं है विवाह के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लड़की कभी कहती है मेरा विवाह कर दो। तुम कैसी माँ हो, अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में तुली हो। ऐसा समृद्ध और सभ्य परिवार किस्मत वाले को ही मिलता है। कुसुम मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। विरोध के बावजूद कुसुम की शादी हो जाती है। पिता ठीक अपने जैसा ही स्वभाव वाला दामाद ढूंढ लिया था। कुसुम भी मेरी तरह पति के सनकी और सक्की स्वभाव से मानसिक और शारीरिक अत्याचार को स्वर झेलने के बाद वह एक पति से अलग रहने का निर्णय ले लेती है। जब तक उसके 2 बच्चे हो चुके थे, वह मेरी तरह कमज़ोर नहीं निकली। माँ होने के नाते अपनी बेटी की ज़िंदगी उजड़ते हुए देखकर दुख भी हो रहा था, पर उसके फैसले का स्वागत भी किया। अगर पिता चाहते तो कुसुम की ज़िंदगी अच्छी हो सकती थी। वे दामाद को स्वयं भी समझाते बुझाते और समाज के बड़े बड़े ओहदे पर आसीन लोगों से उनका अच्छा खासा परिचय भी था। उनसे मदद लेके समस्या को सुलझा भी सकते थे, पर इन्होंने बेटी को ही दोषी ठहरा दिया था। बुद्धिजीवी समाज में तथाकथित कुछ पुरुषों की सोच कुछ मामलों में अवश्य बदली है। महिलाओं के लिए आज भी रूढ़िवादी सोच पूरी तरह से नहीं बदली है। मैं कुसुम की जिंदगी अपने आंखों से तबाह होते देख रही थी। समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी, इस बात के लिए अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। कभी कभी तो आत्मग्लानि और अफसोस से मर जाने का मन होता था। मेरी जवान बेटी के जीवन में वसंत आने से पहले ही पतझड़ आ गया। मन भविष्य को लेकर आशंकित भी रहने लगा था। कुसुम के 2 बच्चों का भविष्य क्या हो? कुसुम ने अत्याचार से समय रहते मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया। एक सशक्त कदम अन्याय के विरुद्ध उठा सकी। मैं और उसके भाई बहन उसके फैसले में छुपाकर साथ दे रहे थे। कुसुम की जीवन की सबसे अच्छी बात और मेरे लिए संतोष की बात यह थी कि उसके सास ससुर ने उसका साथ दिया, कुसुम को आगे की पढ़ाई करने के लिए उत्साहित किया और वे दोनों उसके साथ रहने का फैसला लिया। अपने नालायक बेटे के व्यवहार से भी आहत थे। बहू के कोर्ट से तलाक का फैसला आने तक हर तरह से मदद भी करते रहे। एक स्त्री को जब इस तरह से संबल मिल जाए तो वह सब कुछ करने की हिम्मत रखती है। अभी एक समस्या से कुछ निजात मिला था कि एक नई समस्या आन खड़ी हो गई है। कहते हैं कुछ चीज़ों का चोली दामन का साथ होता है। मेरी छोटी बेटी पम्मी बचपन से ही पढ़ाई में सभी भाई बहनों में तेज़ थी। पहले क्लास से अब तक प्रथम डिवीज़न से पास करती आई थी। उसके सपने और सोच ऊंचे थे। वह आगे एमए में दाखिला के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का फॉर्म भर दिए थे। कुछ दिन बाद पहले लिस्ट में ही उसका चयन हो गया। उसने निश्चय कर लिया था कि उसे दिल्ली में ही एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई करनी है। इसलिए जब उसके पिताजी इस विषय पर बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया।
तो माँ पेटी के पर उग गए हैं। पढ़ाई करनी है तो यहीं से करोगी, दिल्ली पढ़ने कतई नहीं जाएगी। कान खोलकर सुन लो, बहुत मनमानी हो गई। छोटी बेटी को जब पता चला कि पिताजी इजाज़त नहीं दे रहे हैं तो वह स्वयं ही पिता से इस विषय पर बात की। बाबूजी प्लीज़ मेरा एडमिशन करा दीजिए। उसने हाथ जोड़कर विनती की, पर महान व्यक्ति का दिल न पसीजा। लेकिन कुसुम के फैसले के बाद मेरे अंदर हिम्मत आ गई थी और मैं हर हाल में पम्मी को साथ देने का वचन ले लिया था। आगे क्या होगा इसकी परवाह किए बिना। हाँ, भाई संदीप जरूर साथ देने का वचन दिया। अभी भी विकट समस्या थी, पम्मी का एडमिशन कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, उसे दिल्ली लेकर जाएगा कौन। बिना अभिभावक के एडमिशन मुश्किल होगा। माता पिता में से किसी एक की उपस्थिति जरूर होगी। एडमिशन लेने के लिए मात्र 20 दिनों का समय शेष बचा हुआ था। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय एक सरकारी कॉलेज था तो एडमिशन के फीस भी कम थे। वर्ष भर के शैक्षणिक फीस भी ज़्यादा नहीं लगने वाले थे। हॉस्टल के भी फीस अधिक नहीं थे। लेकिन समस्या फिर भी विकट है। इतने पैसे की भी व्यवस्था कहाँ से और कैसे होगी। जैसे तैसे करके मेरे बचत खाता में 2/3 एडमिशन के लिए जमा पैसे थे। लेकिन उसके बाद हर महीने की हॉस्टल की फ़ीस, रोज़मर्रा के खर्चे का भार कैसे उठाऊंगी। लेकिन मैं हर हालत में पम्मी का दाखिला कराना चाहती हूँ। पिता की जिद की वजह से एक बेटी की ज़िंदगी नरक बन गई थी। अब एक और बेटी के भविष्य को बर्बाद होते अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि पम्मी का एडमिशन करवाने के लिए मैं स्वयं दिल्ली लेकर अवश्य जाऊंगी। बाद में आने वाली समस्या से निपट लूंगी। ऐसे भी वर्षों से तो तमाम तरह की समस्या, कष्ट और उलझनों के साथ जीवन जीने की आदी हो गई थी। इतना कुछ झेलने के बाद तो मेरी जिंदगी में कुछ तो नहीं बदला। मम्मी को उसके मंजिल तक पहुंचा कर ही मरूंगी। भविष्य में आने वाले संकटों से खुद निपट सके उसे एक सशक्त महिला बनाऊंगी और उसमें काबिलियत भी है। मैं अपना और पम्मी का ट्रेन का टिकट संदीप से कटवा लेती हूँ। माँ, तुम अकेले कैसे जाओगी पम्मी को लेके? कभी दूसरे शहर अकेले नहीं गई हो, फिर तुम्हें वहाँ से वापस अकेले ही लौटना भी होगा। सबसे बड़ी समस्या, बाबूजी को बिना बताए तुम्हारा दिल्ली जाना कैसे संभव होगा। मुझे घबराहट हो रही है माँ। मैं कहती हूँ बेटा, आसान काम तो नहीं है, पर मुझे जाना ही होगा। बस तुम्हें मेरी इतनी मदद करनी होगी। मेरे जाने के बाद बाबूजी को समय से भोजन पानी का ध्यान रखना। बाकी आने के बाद मैं देखती हूँ क्या होगा। दूध का जला छाछ भी भूख कर ही पीता है। यथा समय रेलवे स्टेशन पहुँच जाती हूँ और ट्रेन अपनी गति से गंतव्य की ओर बढ़ जाती है। सुबह दिल्ली पहुंचती हूँ और स्टेशन के वेटिंग रूम में फ्रेश होकर नाश्ता वगैरह करके विश्वविद्यालय के लिए निकलती हूँ। एडमिशन की सारी औपचारिकताएं पूरी करने में दिन भर का समय लग जाता है और हॉस्टल भी मिल गया है। 1-2 दिन रुकने के बाद वापस घर आने का टिकट कटवा लेती हूँ। मम्मी का एडमिशन करा के रात में हॉस्टल से मैंने संदीप से फ़ोन पर बात की, घर का हाल समाचार जानने के लिए। बेटे ने कहा, माँ, बाबूजी बेहद गुस्से में हैं। जब सिर ओखल में डाली दिया है तो फिर अंजाम की चिंता क्यों करूं। मेरे भाग्य और प्रारब्ध का दोष मेरे बच्चे क्यों भुगते। अपराजिता की जुबानी, उसके अतीत के पन्ने एक एक करके खुलेंगे। आगे का हाल जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।